नमस्कार, हेलो डॉक्टर फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव है और आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आधारित है, जहां स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं और आप सीधे फ़ोन कर हमारे विशेषज्ञ से अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप जो है उसका निदान पा सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं विषय पर। जो आज का हमारा विषय है वो अति महत्वपूर्ण है। हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे जोड़ों के दर्द, उसके कारण एवं उसके उपचार की। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे कार्यक्रम लाइव है, तो सीधे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसे आप कृपया नोट कर लें। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर मैं इस नंबर को रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ, आप कृपया इसे नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 171। इस नंबर पे फ़ोन करके आप सीधे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जो आज का हमारा विषय है वो जोड़ों का दर्द, उसके कारण और उसके निवारण की है। दर्शकों, जोड़ों का हमारे शरीर में अति महत्वपूर्ण कार्य है। जोड़ वो हिस्सा है जहां पर दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। जोड़ हमारे शरीर को गतिशीलता प्रदान करती है, हमारे शरीर में लचीलापन लाती है, जिससे हम दैनिक जो हमारी गतिविधि है उसको हम करने में सक्षम होते हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं हमारे शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो जोड़ों के विषय में है और जोड़ों का जो दर्द होता है, क्या उसके कारण है, क्या इसके उपचार हैं, तो इस विषय में बातचीत करने के लिए आप हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार पुनः आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, जो पहला हमारा सवाल है जिसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जोड़ों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। जैसा कि आपने बताया भी, जोड़ शरीर को गतिशीलता प्रदान करती है। बोला जाता है मोबिलिटी इज़ लाइफ, और ये जो मोबिलिटी आती है, जो मूवमेंट आता है, ये जॉइंट्स के कारण आता है। तो जॉइंट्स आपके अच्छे हैं, फिट हैं, तो आप सुबह शाम वॉक करते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो बॉडी का बैलेंसिंग होता है। जब आपके सारे जॉइंट ठीक है तो बैलेंस होता है। तो ये जोड़ आपके शरीर को गतिशीलता देती है, बैलेंसिंग देती है, और आपके दैनिक जितने भी कार्य हैं आपके, वो करने में आपका सहायता करता है। इसके कार्य मतलब जो जोड़ होते हैं, जोड़े के जो काम है, काम है जैसा मैंने बोला कि ये आपके मूवमेंट में आपकी मदद करता है। जैसे एल्बो है तो ये एल्बो का मूवमेंट होगा तभी आप कुछ खा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे नी है, नी का मूवमेंट होगा तभी आप चल सकते हैं। जो मूवमेंट है, जैसे आप ज़मीन पे बैठना है तो नी का बेंडिंग होना ज़रूरी है। तो ये जितने भी मूवमेंट है, जितने भी आपके रूटीन एक्टिविटी है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी में ये हेल्प करता है और ये आपका पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। सर, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हम एक कॉल ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ, जरा आप अपने थोड़े वॉल्यूम को आप बढ़ाइए, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें जी। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जाड़े का मौसम आ गया, इसमें पाला होगा, जाड़ा होगा, तो ऐसी दशा में जो है दर्जन अपने जोड़ों के दर्द के लिए क्या करें क्या ना करें, जिससे वो जाड़े में अपने जोड़ों का रख रखाव कर सकें। जी सर, जो इनका सवाल है वो ये है कि जैसे कि अब जो जाड़े का मौसम है उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत है, और इस मौसम में, विंटर सीजन में, जो जोड़ है, जो जॉइंट्स हैं, उसमें पेन जो है वो खासकर देखा जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ये ध्यान दें ताकि इनके जोड़ों में जो दर्द हो वो ना हो, और किस तरह से जोड़ों का अपना ख्याल रख सकें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बहुत सही बात कही है कि जैसे जैसे विंटर शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है लोगों को। तो इससे जो कारण जो इसके हैं, जैसे ही ठंड बढ़ती है लोगों की मोबिलिटी कम हो जाती है, और भगवान ने आपको जॉइंट्स दिया है मूवमेंट के लिए। तो जैसे जैसे आपकी मोबिलिटी कम होती है, आप पूरा का पूरा टाइम चेयर और बिस्तर पे बिताते हैं, धीरे धीरे स्टिफनेस जॉइंट की बढ़ जाती है,
सूजन बढ़ जाती है और ये आपको दर्द कराता है। तो इसके जो उपाय हैं, यदि आप बाहर नहीं जा सकते टहलने के लिए, वॉक करने के लिए ठंड के मौसम में, तो घर के अंदर ही आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे वॉक करना चाहिए। जॉइंट्स की मोबिलिटी बना के रखना आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत चलूँगा, सीढ़ी चढ़, बहुत यदि थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ूँगा घिस जाएगी, बट ऐसी बातें नहीं हैं। जो रूटीन काम करते हैं, जो बेसिक रूटीन काम करने के लिए जितना सीढ़ी चढ़ना उतरना है या चलने की ज़रूरत है, वो करना बहुत ज़रूरी है, वो करना ही करना चाहिए, जिससे कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तो स्टिफनेस कम होएंगे। सर, ये एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि विंटर सीजन में जो हमारी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा हम सुस्त पड़ जाते हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं, जैसे रजाई के अंदर घुसे रहना, या बस जो है बस जितना काम है उतना किया और फिर आके घर पे सो गए, या रजाई के अंदर आराम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने जानी कि मोबिलिटी यानी चलते फिरते रहना, अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं वॉक पर, तो घर पे ही आप आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट कम से कम घर पे ही आप टहल ले, सो दैट कि आपके नी के, हिप के, एल्बो के मूवमेंट, शोल्डर के मूवमेंट पूरे हो जाए। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जोड़ों के दर्द के कोई बेसिक ऐसे कारण हैं, कोई ऐसे रीज़न हैं जिससे जोड़ों में दर्द जो है उसकी शुरुआत होती है, या इसके भी जो लक्षण है, कारण है, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। जोड़ों में दर्द या सूजन यूजुअली आर्थराइटिस कहलाता है, और ये जो आर्थराइटिस है, दो तरह के बेसिक मेन कारण होते हैं। एक तो जो उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, 50 साल के बाद 60 साल, 70 साल, उस बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों के कार्टिलेज और जो अगल बगल के जो लिगामेंट और टेंडन है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, तो वो एक दर्द कराता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि उम्र के साथ होता है। अच्छा, उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो होता है। दूसरा एक जो दर्द होता है, जैसे कि सारे शरीर के सारे जॉइंट्स में दर्द हो गया और उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं, वो 15 साल के बच्चे में भी होता है और 55 साल के लोगों में भी होता है, 20 साल के लोगों में भी होता है, उम्र से कोई लेना देना नहीं। तो ये यूजुअली इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और ये पूरी उम्र रहने वाली आर्थराइटिस होती है। बहुत सारे दवाओं से ये आर्थराइटिस दब जाता है, बट बीच बीच में 6 महीना, साल भर पे फिर से ये फ्लेयर अप होकर समस्या बनी रहती है। सर, एक और जो दर्शक है वो हमसे जुड़ रहे हैं, एक कॉल लेना चाहेंगे। जी सवाल पूछिएगा। जी, हमारे दाएं घुटने में कभी कभी दर्द होने लगता है बहुत जी, 2-3 महीने तक, और सूजन भी हो जाता है। कमर में दर्द और सूजन है? घुटने में नहीं, घुटने में दर्द। उम्र की? जी जी जी। और आप अपनी उम्र बताइएगा। हमारा उम्र 65 साल है। 65। जी। तो जैसा कि 65 बता रहे हैं जी, उन्होंने 65 तो साल। ये जैसा कि आप बताए हैं कि 65 साल उम्र है, अभी मैं यही बता रहा था। तो मोस्ट लाइकली जो घुटना में जो दर्द हो रहा है, ये आपका ये बढ़ती उम्र के साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सूजन भी बताया है। हाँ, तो ये आर्थराइटिस में आपको दर्द होगा, सूजन होगा, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे कि नॉर्मल आदमी का घुटना पूरा सीधा होता है, पूरा बेंड होता है, तो इस तरह के कंडीशन में वो कम बेंड होता है। सर, ये जो आपने मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस बताइए, जरा सा आपसे जानना चाहेंगे और सरल भाषा में। इसको स्टिफनेस बोलते हैं, जकड़न बोलते हैं कि घुटना जकड़ गया। तो बढ़ती उम्र के साथ जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो खराब हो जाते हैं और जॉइंट्स थोड़े टेढ़े होते हैं, पार्टिकुलरली नी जॉइंट सबसे ज़्यादा जोर है जी। जो घुटना जो जोर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इस उम्र में, 60, 65, 70 साल में। जैसे इस महानुभाव का उम्र 65 साल है, तो जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मोस्ट लाइकली इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, जिसके चलते इनको दर्द, सूजन और घुटना मोड़ने में परेशानी हो रही है। तो इसका जो सरल उपाय जो आप इंडिपेंडेंटली घर पे खुद से कर सकते हैं वो है कुछ एक्सरसाइज है, जिसमें पैर को सीधा करिए, मोड़िए, साइकिल चलाइए। इस उम्र में साइकिल चलाने से घुटने मजबूत होते हैं, घुटने की कार्टिलेज जो है वो स्मूथ होती है, अगल बगल के टेंडन स्ट्रांग होते हैं, और वजन शरीर का कम रखें। अच्छा सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का वजन से भी
बहुत ज्यादा रिलेशन वो संबंध है कि वजन भी अपना कम रखना है ताकि घुटनों पर जो लोड कम पड़े, जो भार है वो कम पड़े। सर ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने अभी दी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिस तरह से स्टिफनेस आ जाती है और किस तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेस को हम कंटिन्यू कर उस समस्या को हम बैलेंस काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि जो जोड़ों का दर्द है वो उम्र दराज लोगों में होता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में जोड़ों में दिक्कत शुरू होती है। लेकिन आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, क्या यंग लोगों में भी, जो यंगस्टर्स हैं, जो एक युवा, सर एक और कॉल है बीच में, वो भी लेना चाहेंगे। जी हेलो जी, सवाल पूछिएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। वो गठुआबाद हो गया था, उसी का पूछ रहे हैं, जोड़ों का दर्द हो गया। जी जी पूछिए। हाँ मैम, वो हमारे हाथ पैरों में जोड़ों का दर्द हैगा, पूरे हाथ पैर दुखती है हमारी, तो इसका इलाज बताइए आप। सूजन वगैरह रहती है। जी जी जी, आपके जोड़ों में, हाथों में, पैरों में दर्द है? हाँ हाँ, पूरी मतलब जॉइंट में रहता है दर्द। जी जी। तो जैसा मैंने बोला, यदि बहुत सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथों और पैरों में भी, तो ये मोस्ट लाइकली एक तरह का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जो कि रूमेटॉइड हो सकता है, एंकाइलोजिंग हो सकता है, सोरिएटिक हो सकता है। इन्फ्लामेटरी का संबंध क्या सूजन से भी है? सूजन से होता है। तो ये एक तरह का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया कि हाथों में भी, पैरों में भी है, तो ये आपको हो सकता है कि इस आर्थराइटिस के चलते हो रहा। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, आप वो करा के कंफर्म हो जाता है, और उसका इलाज आजकल बहुत अच्छे से हो जाता है लोगों का, और काफ़ी जल्दी रिलीफ हो जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ टेस्ट होते हैं, तो इस विषय में भी क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि किन टेस्ट को करते हैं? जैसे कि हाथों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रहा है, सुबह सुबह उठते हैं तो लगता है कि हाथ पूरी तरीके से खुल नहीं रही है, जकड़न हो रहा है, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे RA फैक्टर है, NTCCP है, HLA-B27 है, ANA टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट करा के आप एग्जैक्टली किस तरह का आर्थराइटिस है उसको आप पहचान लेते हैं, और फिर उस अनुसार से दवा देने से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में रहता है। होता है। सर एक और विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने बताया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये हो सकता है, तो ऐसा देखा जाता है जो स्पोर्ट्स से, यानी खेल जगत से जो युवक या युवतियाँ जुड़े रहते हैं, उनको स्पोर्ट्स के दौरान जो इंजरीज होती है, चाहे वो लिगामेंट्स में हो, चाहे नी हो, चाहे किसी भी इस हिस्से में हो, तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि अगर एक बार लिगामेंट जो है अगर वो टूट गया या वो फ्रैक्चर हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो ताउम्र जो है वो खेल नहीं सकते या फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक मिथ है सर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है। अभी पहले के ज़माने में ये एकदम सही बात बोला जाता था कि जो भी स्पोर्ट्स, जो युवक युवती, जो नौजवान जो अपना कैरियर स्पोर्ट्स में देखते हैं, यदि उसके घुटने में या कंधे में कोई लिगामेंट टूट गया था तो बोला जाता था ये आपका अब कैरियर एंडिंग चेंज हो गया, अब आप खेल नहीं सकते। बट रिसेंट टाइम में 15-20 सालों में अपने यहाँ इतने सारे एडवांसमेंट हुए हैं मेडिकल फील्ड में। ये बाहर यूरोप USA में तो बहुत पहले से था, बट इधर 20-25 सालों में अपने यहाँ इतने प्रोग्रेस हुए हैं इस फील्ड में, जिससे कि जो भी प्लेयर है, जो भी एथलीट है, जिसके घुटने में, कंधे में या किसी भी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिगामेंट के चलते होता है, बट कभी कभी कार्टिलेज भी है। अब नी की बात करें जो कि सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो। हालिया समय में अभी हमने कुछ क्रिकेटर्स को भी देखा था कि उनको चोट आई थी स्पोर्ट्स, फिर एक समय के बाद वो रिकवर हुए। एब्सोल्युटली राइट। जैसे कि ऋषभ पंत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके, बहुत ही मैसिव एक्सीडेंट हुआ था उसका, और घुटने के बहुत सारे लिगामेंट में इंजरी हुई थी, और उसका अच्छे से इलाज होने के बाद अभी हमने देखा है कि उन्होंने सेंचुरी भी मारा है और फिर से कम बैक भी किया है उन्होंने। सर एक और कॉल है, वो लेना चाहेंगे। जी पूछे। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा नाम गोपाल जी शाह है, मैं मोरबा समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। जी। मेरी उम्र 72 ईयर्स है। मेरे घुटनों में खटखट की आवाज़ होती है, दर्द भी होता है, और साइकिल चलाने से तो
बहुत बुरा हाल होता है। मैं अगर बैठ जाऊं जी तो तब भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं टॉयलेट वाला जी। दूसरा इस्तेमाल करता हूँ। घुटनों में दर्द है और जब बैठ जाते हैं तो फिर उठने में भी बहुत जो है बहुत दिक्कत आती है। हाँ। जी ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का, जो कि उम्र के साथ होता है, जिस पे आप ज़मीन पे बैठ के उठने में बहुत ही परेशानी होती है। तो यूजुअली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपके उम्र के साथ जो होता है। इसमें यूजुअली ज़मीन पे बैठना आप अवॉइड करें। जैसा बोला है, एक्सरसाइज करिए, अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, पास के जो डॉक्टर हैं, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो मोस्ट ऑफ द प्लेस पे इसका इलाज संभव है। सर, जैसा कि आप उम्र के बारे में बात करें, ज़्यादातर जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सबकी उम्र जो है वो 60 से ज़्यादा है, और ये तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो समस्याएं हैं वो दिख रही हैं। जी सर, जो अगला सवाल है जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे सर, जैसा कि आपने अभी ये बताया कि जो सभी जोड़ हैं, जैसे चाहे वो कंधे का जोड़ हो, चाहे एल्बो हो, चाहे घुटने का हो, तो सर ये जो आर्थराइटिस है ये सिर्फ क्या घुटने से ही शुरू होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट से जहाँ पे जोड़ है वहाँ से इसकी शुरुआत हो सकती है? किसी भी जॉइंट से शुरुआत हो सकती है, बट ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम घुटना से इन्वॉल्व होता है, घुटना से शुरुआत होता है। और चूंकि जब हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ता है घुटना पे। यदि हम लोग रनिंग करने लगते हैं तो शरीर का 6 गुना टाइम्स आपके घुटने पे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो उसके चलते घुटने के कार्टिलेज ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इंजरी के, तो उम्र के साथ वो और जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसलिए घुटना मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो घुटनों पे पड़ता है। तो सर, अगर घुटनों में असहाय दर्द है और बिल्कुल जो है किसी भी दवाई से जो है वो आराम नहीं आ रहा है, तब फिर जो अगला स्टेज है वो क्या है? एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने। बहुत सारे लोग घुटने के दर्द से ग्रसित हैं, जिसमें से काफ़ी लोग एक्सरसाइज करके, अपने लाइफ को मॉडिफाई करके, वज़न शरीर का कम करके, ज़मीन पे नहीं बैठने का प्रैक्टिस करके अपने दर्द को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जिन लोग का इससे नहीं सुधार होता है तो दवाइयाँ खाती हैं और कुछ इंजेक्शन्स वगैरह भी कुछ लोग ट्राई करते हैं, इससे भी काफ़ी लोग का कंट्रोल हो जाता है। जिन लोग का इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो रिप्लेसमेंट अभी के टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% रिप्लेसमेंट। जी 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 सर, एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिएगा। एवियन प्रॉब्लम है, 3rd ग्रेड है। जी, एवियन प्रॉब्लम है, जरा फिर से अपने सवाल को दोहराइए। एवास्कुलर प्रॉब्लम है, 3rd ग्रेड। जी, अच्छा, एवियन है, मोस्ट लाइकली आपका हिप बॉल का होगा ये? अब दोनों बॉल का है। हाँ, वही हिप बॉल का दोनों तरफ का है। तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है, कूल्हा का जो बॉल होता है उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लोग स्टेरॉइड की दवा लेते हैं लंबे समय तक उनको हो जाता है, बट और भी बहुत सारे कारण हैं। तो स्टेज 3 है तो ये डिपेंड करता है आपको दिक्कत कितना है। यदि दिक्कत थोड़ा बहुत है तो अभी आप अपना दवा वगैरह, इसका बहुत सारी दवाइयाँ हैं 3-4 तरीके की, वो आप ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्टेज 4 होने के बाद इसका बायोलॉजिकल रिवर्सल नहीं होता है, बट स्टेज 3 के भी लोगों को काफ़ी 20-25% लोगों को दवाइयाँ से, वज़न कम करने से, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने से, ऐसा हम लोग के रिसर्च में देखा गया है कि 100 में से 25-30% लोगों को ये आराम रहता है। जी। यदि ये डिजीज़ आगे बढ़ जाती है, स्टेज 4 हो जाता है या हिप का आर्थराइटिस हो जाता है, तो जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, रिप्लेसमेंट एक बेहतर ऑप्शन है। जी, अभी हमने नी रिप्लेसमेंट पर भी बात की है, तो अब जो हिप की प्रॉब्लम है। हाँ, तो हिप के भी प्रॉब्लम, जिसमें यदि एवियन स्टेज 4 हो गया है या आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, आर्थराइटिस होने के कारण यदि आपके डेली रूटीन एक्टिविटी अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस है लेकिन दर्द उतना ज़्यादा नहीं है। सर, इसके भी स्टेजेस होते हैं अलग अलग, जैसे उन्होंने बताया कि जो एक स्टेज 3 है। हाँ, तो आर्थराइटिस के भी स्टेज होते हैं।
इवन 4th स्टेज में भी कुछ लोग को दर्द वगैरह नहीं होता है, रूटीन एक्टिविटी अपना लोग कर रहे होते हैं, तो उस तरह के लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको डेली रूटीन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है, डेली के डेली दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो उस तरह के लोगों को रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए, चाहे नी का है चाहे हिप का है। और जैसा मैंने बोला 90% सक्सेस रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी सर्जरी, चाहे गैल ब्लैडर है या कोई भी है, यदि 90% सक्सेस रेट होता है तो हम लोग इसको वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल सर्जरी मानते हैं। तो सर अभी जैसे हम रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे कि जो एक्सट्रीम लेवल पर अगर पेन बढ़ जाए, आप अपने रोज़मर्रा के कामों को ना कर सके, बिल्कुल बेड रिडन हो जाए, तो उस केस पर रिप्लेसमेंट जो अभी हिप आपने बताया हिप को भी रिप्लेस किया जा सकता है, नी को भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो सर ये सेफ है और कितना जी और कितने चांसेस होते हैं सर? लेकिन इसके बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पहले प्रश्न ले लेते हैं। जी सवाल पूछिएगा। वो हाथ पैर घिंचता है मैडम, शाम को टाइम खिंचाव रहता है हाथ और पैरों में, तो इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। और यदि ये कुछ दिनों से है तब तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 6 महीना साल भर से यदि ये दिक्कत हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं और न्यूरो के भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। अच्छा, ये न्यूरो से भी रिलेटेड? हाँ, ये खिंचाव जो है, कभी कभी खिंचाव, तरतराहट, झंझनाहट जो बोलते हैं, ये थोड़ा आर्थराइटिस से अलग होता है। तो इस तरह के कंडीशन में और भी बहुत सारे कारण में भी ऐसा होता है। यदि आपको शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, थायराइड यदि गड़बड़ है, बहुत बार विटामिन डी की कमी है, B12 की भी कमी है, तो भी इसके सिम्टम इस तरीके से रहता है लोगों में। जी, तो ये नस से संबंधित भी हो सकता है, नस से संबंधित भी हो सकता है, और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, बहुत जैसा सारे कि कारण आपने बताया। तो सर जैसा कि हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, चाहे वो हिप हो चाहे नी हो, तो सर ये कहाँ तक ये क्या 100% ये सक्सेस हो जाता है, या फिर कई केसेस में ऐसे चांसेस होते हैं कि ये सक्सेस नहीं हो पाता है? इस विषय पे ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। या मैक्सिमम केसेस में अप टू 90-95% यदि जोड़ खराब हो गए, घुटने खराब हो गए, कूल्हे खराब हो गए, तो हम लोग काफ़ी सक्सेसफुली उसको ठीक कर पाते हैं, जिससे कि लोगों का मोबिलिटी वापस से गेन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था, मोबिलिटी इज़ द लाइफ। जैसे लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं और वो बेड रिडन हो जाते हैं, इतने की बगल के यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन, हाँ, तो कहीं जा नहीं पाते। और ये बहुत कॉमन है, जो 70, 75, 80 साल के लोग हैं अपने समाज में, ये बहुत ही कॉमन हो गया। लोग इनफैक्ट टॉयलेट बाथरूम जाने तक में लोगों को दिक्कत हो जाता है काफ़ी। बट उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए कि आप एकदम बेड रिडन हो जाइए। यदि आपको लगता है कि जॉइंट प्रॉब्लम है, हमको नी बहुत ख़राब हो गए, कूल्हे बहुत ख़राब हो गए, और हम डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, जैसा मैंने बोला 90% सक्सेस है। और काफ़ी हद तक लोग अपना जो 5 साल 7 साल पहले जो कंडीशन था, रूटीन में आप अपने रूटीन एक्टिविटी में 2-4 किलोमीटर चल सकते हैं। आप अपने सारे जो सोसाइटी के जो फंक्शन है, गांव शहर के जो आप फंक्शन होते हैं, जो आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। सर एक कॉल है, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। जी सवाल पूछिएगा। सवाल ये है मैडम कि 3 साल पहले मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ जी, जिसमें पैर में स्टील की लगा हुआ है, क्या उसे निकालना जरूरी है या उसे रहने दिया जाए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लोगों को पैर में या हाथ में कहीं भी सर्जरी के बाद स्टील रॉड प्लेट लगता है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको निकालना चाहिए या रहने दिया जाए। मेरे पास भी लोग सर्जरी करा के आते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ, यदि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सर्जरी कराने की नहीं ज़रूरत है। आप दोबारा सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं? पैसे भी खर्च होंगे, आपको कष्ट भी होएगा, और आपके साथ तो ये 30 साल से है, तो अब तो डेफिनेटली नहीं निकालना चाहिए। और सर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई ऐसे दर्शक होंगे उनके साथ ये समस्या होगी कि भाई कभी जो है वो टूटी थी हड्डी, तो उसमें रॉड वगैरह लगा है, और अब निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? एकदम नहीं निकलवाना है, अनटिल अनलेस आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो ये बिल्कुल आपके बॉडी के अंदर रहकर किसी की भी तरह की समस्या या कोई भी प्रॉब्लम उससे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होती है, अनटिल अनलेस बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो टाइटेनियम के सारे चीज़ आ गए, पहले स्टील के काफ़ी यूज़ होते थे, तो उससे कभी कभी MRI वाले नहीं करते हैं, बट 2 साल के बाद उसका मैग्नेटिक पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है,
तो भगवान न करे कभी एमआरआई की ज़रूरत हो, बट इन केस यदि होता है तो एमआरआई भी आप करा सकते हैं। तो ये भी आप सलाह देंगे कि चूँकि काफ़ी समय हो गया है तो एक एमआरआई भी करा के वो देख सकते हैं? एमआरआई यदि किसी कारण से आपको शरीर में कराना पड़े, सपोज आपको स्पाइन का प्रॉब्लम हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो, डॉक्टर यदि लिखते हैं कि आपको एमआरआई कराना चाहिए, तो उस कंडीशन में एमआरआई वाले डॉक्टर आपसे पूछेंगे स्टील तो नहीं लगा है कहीं शरीर में, तो यूजुअली आजकल सारे टाइटेनियम के होते हैं। पहले ये एसएस स्टील का होता था जो कि मैग्नेटिक होता है। 2 साल के बाद उसका वैसे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो आप एमआरआई भी बेधड़क करा सकते हैं। तो इसको आप अपने शरीर में रख सकते हैं, निकालने की कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। सर इतनी महत्वपूर्ण विषयों पर जो है आप हमें जानकारी दे रहे हैं, और देखिए कि सारी चीज़ें जो है एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर जोड़ों में दर्द है तो फिर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो, चाहे एल्बो से स्टार्ट हो, चाहे कंधे से, चाहे हिप, चाहे घुटने, ये सभी जोड़ आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। सर एक और जी सर एक और सवाल है वो लेना चाहेंगे। जी पूछिएगा। जी शायद किसी कारणवश जो है उनका जो है कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। तो सर जिस तरह से हाँ आप हमें बता रहे थे कि ये रिप्लेसमेंट वगैरह भी जो है वो कम्प्लीटली सेफ़ है, और एकदम एक्सट्रीम लेवल तक आप मत आइए, एकदम जो है जब सारी चीज़ें जो है एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आ जाएं तब तक नहीं रुकिए, आप सीधे जाइए, और तमाम ऐसी टेक्निक्स जो है वो मौजूद है। और सर ये जो रिप्लेसमेंट होता है, एक हमने रोबोटिक जो है वो सुना है, सर ये तकनीक क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। रोबोटिक बेसिकली आपके एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, पार्टिकुलरली यदि पहले से बहुत ख़राबी है। एक नॉर्मल घुटना में ह्यूमन का और रोबोटिक का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे रिसर्च में मिलता है। रोबोटिक से ये होता है कि एक्यूरेसी यदि डिफ़िकल्ट केस है उसमें थोड़ा बेहतर हो जाता है एक्यूरेसी। रेस्ट ये दोनों ही नॉर्मल है। आप यदि रोबोट की सुविधा ले रहे हैं तो भी ठीक है, यदि आपके शहर में नहीं है तो इस चीज़ से नहीं परेशान हुए कि हम रोबोट से नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के रिसर्च के लेवल में दोनों के में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखा गया। जी जी सर। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए और जोड़ जैसी इतनी महत्वपूर्ण विषय पर जो तमाम जानकारियाँ हमें दी, और किस तरह से हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर, व्यायाम कर कर और फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, और समय समय पर अगर व्यायाम ना करें तो अपनी जो रोज़मर्रा के काम है उसमें भी हम अपने आप को इंगेज रखें, ज़्यादा ना बैठें, और अपने शरीर को लगभग आप हमेशा चालू रखें ताकि जो आपके जोड़ हैं वो स्वस्थ रहें, हड्डियों में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे, वजन का ध्यान रखें, वजन का भी ध्यान रखें। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत सारे तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में जोड़ और हड्डियों से संबंधित तमाम समस्याओं पर हमने जो है आपकी जो क्वेरीज ली, और आपको भी ये मौका मिला कि आपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से आपने पूछे, और आज का एपिसोड कई मायनों में आपके लिए भी बहुत खास रहा होगा। तो आज हमें यहीं इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर एक नए विशेषज्ञ के साथ हम मौजूद होंगे और एक नए स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।